आइए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। अगर फिर से देखिए क्रिप्स आ गया। अभी अभी देखा 2016 में क्रिप्स पूछा था। 2016 के बाद 2022 में फिर से क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है। मतलब कहीं ना कहीं जो कमीशन कमिटी एंड रिपोर्ट्स या मिशंस जो है, हम्म, जो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है उसमें से भी क्रिप्स मिशन थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट लग रहा है। 2 बार कंटिन्यूस पूछा गया है और सिर्फ 2 नहीं, इससे पहले 2013 में भी पूछा गया है और एक बार पूछा गया है 2013 में। वो भी क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। अभी देखिए क्या है क्रिप्स मिशन क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स है उसके स्टेटमेंट्स ध्यान में लेने हैं हमको। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स nominated by the provincial assemblies as well as the princely state। ठीक है, पढ़ते वक्त ये स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमने इनके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता ही है, थोड़ा बहुत जो याद रहता है एकदम से हमें लगेगा ये स्टेटमेंट सही। थोड़ा ध्यान से देखना है क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय, कीवर्ड देखिए, नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली और assemblies as well as the princely। अभी देखिए जो यूपीएससी का हमेशा का तरीका है, देयर इज अ स्टेटमेंट which is like a innocuous statement, a statement which prima facie seems to be like it may be correct or it is correct, but there is a catch as usual। उस स्टेटमेंट में कैच तो आता ही है कि थोड़ा सा वहां फिर के उन्होंने पूछा है, ट्रैप डाला हुआ है। पॉइंट ये है नॉमिनेटेड बाय ये कीवर्ड है, नॉमिनेटेड बाय ये कीवर्ड है और उसमें ध्यान में क्या लेना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली। मतलब प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट दोनों के जो मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड होंगे। क्या ये सही है? ये ध्यान में लेना है। तो बिल्कुल रॉन्ग है, वो सही नहीं है। क्यों? कि प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स नॉमिनेटेड होने वाले थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड होने वाले थे एंड प्रोविंशियल असेंबलीज है का इलेक्शन होने वाला था। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने वाले थे वो इलेक्टेड मेंबर्स होने वाले थे। ये यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रोविंशियल असेंबलीज का है इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली प्रिंसली स्टेट जो है के मेंबर्स नॉमिनेटेड थे। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के जो मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड थे और इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो बहुत ही क्लोज है और लगेगा कि ये करेक्ट है वो रॉन्ग है। दूसरा, एनी प्रोविजन नॉट प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन would have the right to sign a separate agreement with the British government in a future regards to its future status। Provisions not prepared accept a new constitution have the right to sign a separate agreement with the British government or a separate agreement with the Britain regarding its future status। ये प्रोविजन सही है। तो क्रिप्स मिशन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को रिजेक्ट किया था। क्रिप्स मिशन ने क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को रिजेक्ट किया था, लेकिन बैक डोर से पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड जो है वो लाई थी। और अब तक तो क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान ही डिमांड कर रहा था, या जो फ्यूचर में पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग ही डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए रिलीजियस कंटिन्यूटी एंड जोग्राफिकल कंटिन्यूटी के आधार के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ अभी मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी उनकी डिमांड हो रही थी विद रिगार्ड्स टू सेपरेशन। और यहाँ पे क्रिप्स एक नया पैंडोरा बॉक्स खोलने वाला था। वर्डिंग क्या है, एनी प्रोविजंस, तो सिर्फ मुस्लिम लीग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को सेपरेट नेशन के रूप में मांग रहे थे, ठीक है। तो क्रिप्स क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रोविजंस हो, सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज नहीं है, कोई भी प्रोविजंस हो, तो अगर लगता है that in a new or upcoming constitution their demands may not be fulfilled, their interest may not be secured,
ऐसे जो प्रोविजंस है जिनके इंटरेस्ट सिक्योर नहीं होंगे ऐसा उनको लगता है, या उनकी डिमांड्स नए कॉन्स्टिट्यूशन में फुलफिल नहीं होगी ऐसा उनको लगता है, तो ऐसा कोई भी प्रोविजंस इंडिया से अलग हो सकता है या अनडिवाइडेड इंडिया से अलग होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सेपरेट एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकता है। उनका अधिकार है कि अपना फ्यूचर स्टेटस किस हिसाब से तय करना है। ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? पी, टू ओनली। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट बहुत क्लोज है लेकिन फिर भी वो रॉन्ग है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में लेनी है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। एक बार सारे पीवाईक्यूज अपने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किए ना, तो आराम से आप सारा का सारा हिस्ट्री मास्टर कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, 9 आउट ऑफ द 10 यू कैन इजिली गो फॉर अ करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन। 10 में से 9 क्वेश्चंस आप आराम से सही मार्क कर सकते हो, आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि वो चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। सारे क्वेश्चन क्या संबंध है वो हम देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के बीच क्या संबंध है वो देख रहे हैं, और उसके साथ साथ सारा वैल्यू एडिशन क्या क्या आ सकता है ये भी सारा हो रहा है। ये पीवाईक्यू डिस्कशन में आपका मॉडर्न का रिवीजन हो रहा है, लगभग पूरा मॉडर्न या पूरा आपका स्पेक्ट्रम, जो आपका गीता बाइबल की तरह आप स्पेक्ट्रम को देखते हो, सारा का सारा रिवाइज हो रहा है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम से भी ज्यादा पीवाईक्यू जो है उससे ही आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में से आपको बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को ढूंढने के लिए, तो फिर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ये करो। इससे अच्छा पीवाईक्यू से आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं राउलेट एक्ट। अभी थोड़ा सा फिर से फोकस तरफ गया है यूपीएससी का, और कमीशन, कमेटी, रिपोर्ट्स या मिशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी क्या आ गया, एक कानून या एक्ट के बारे में आएगा। तो एक्ट इज ऑल्सो फेवरेट एरिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में बहुत सारे एक्ट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लाए गए थे या लेजिस्लेटिव मेजर्स लाए गए थे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उसकी भी प्रोविजंस होती है कि इंडिया को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट किया था। The so-called acts had also impacted India, or they had their own consequences upon India, either in short term or medium term, or either in a long term. From that perspective, we again have a question, Rowlatt Act. और राउलेट एक्ट तो लगभग सारे एस्पिरेंट को पता होता है, एटलीस्ट तो एक मेजर अनफॉर्चुनेट इवेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड एवर, जलियांवाला बाग से कनेक्टेड है हमारा राउलेट एक्ट है, ये ध्यान में रखना है। या राउलेट एक्ट की वजह से ही बाद में जलियांवाला बाग आने वाला था, ये पॉइंट पता होता है। राउलेट एक्ट क्या है, कि उसके प्रोविजंस क्या है, कि उसका ऑब्जेक्टिव पूछा है, एंड ऑब्जेक्टिव में ही वो प्रोविजंस के थ्रू ऑब्जेक्टिव आपको दिखता है। फर्स्ट, तो राउलेट एक्ट एम्ड एट 2012 का एक क्वेश्चन है, कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट्स। राउलेट एक्ट एम्ड एट कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट्स। ऑब्वियसली ये ऑप्शन रॉन्ग है और हमें पता है, क्योंकि जलियांवाला बाग से ये कनेक्टेड है, इतना ध्यान में रखते हैं ना, तो अपने आप पता चलेगा कि ये ऑप्शन का कोई मतलब है या नहीं। जब राउलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया था, तब तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। राउलेट एक्ट जब आया तब तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तो जाहिर सी बात है वॉर एफर्ट्स से कनेक्टेड कोई उसकी प्रोविजन नहीं है। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। थर्ड, सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए राउलेट एक्ट लाया गया, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं। खिलाफत इशू डेफिनेटली इसी समय आया था, और खिलाफत इशू जब आया, खिलाफत इशू का ओरिजिन तो ओटोमन एम्पायर या टर्की में आता है। कि ओटोमन एम्पायर जो है, जो आज हम टर्की जिसको जानते हैं, तो उस समय सिर्फ टर्की नहीं है, बहुत सारे मिडल ईस्ट के एरियाज, नॉर्थ अफ्रीका के एरियाज या यूरोप के भी एरियाज ओटोमन एम्पायर में थे, और उसके हेड को खलीफा कहते थे। हमारे पास मुगल एम्पायर था, उसके हेड को हम बादशाह कहते थे, तो ओटोमन एम्पायर के हेड को खलीफा कहते थे। तो खलीफा जो है उसकी पोस्ट को एबॉलिश करने को लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक खिलाफत का इशू आया था पूरे दुनिया में, और इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी। बट खिलाफत मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए राउलेट एक्ट लाया गया था, बिल्कुल नहीं है। राउलेट एक्ट जो लाया गया था उसका मेन पर्पस था कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक 1857 जैसा सेकंड रिवॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद इंडियन सोल्जर्स यूरोप से वापस आ रहे थे,
और अभी अभी उनको विक्ट्री मिली थी जर्मनी के खिलाफ और उनके पास सारे एडवांस वेपन थे। तो इंग्लैंड को लगा कि ये और मोस्टली जो इंडियन सोल्जर्स आ रहे थे उसमें से मेजर सेक्शन तो पंजाब से थे, सिख थे। सिख तो एक मार्शल रेस है ही, वॉरियर कम्युनिटी है ही, का देश के लिए बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये अगर सोल्जर्स वापस आ रहे हैं अपने होमलैंड यानी पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने अगर यही गन्स जो जर्मनी के ऊपर चल रही थी अगर हमारे खिलाफ चला दी तो हम तो इंडिया से जाएंगे। तो फिर इंडिया में मार्शल लॉ लगाया गया था, खास करके पंजाब में। पहले पंजाब में लगाया गया था मार्शल लॉ, बट मार्शल लॉ लगाने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं था। ऑल इंडिया लेवल पे के लिए एक कोई ड्रैकोनियन एक्ट आना चाहिए, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था। और उसको लेकर सर सिडने रॉलेट कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। को लेकर सर सिडने रॉलेट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और उस कमेटी के चेयरमैन की वजह से ये जो कानून पास किया गया उसका नाम है रॉलेट एक्ट। ध्यान में रखना है। तो खिलाफत मूवमेंट से इसका कनेक्शन नहीं है। इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ब्रिटिश इंडिया में बहुत बार फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको कर्टेल किया गया था, कर्ब किया गया था। पर कभी भी फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब करने के लिए, ठीक है, मेजर लॉज बार बार लाया गया ऐसा दिखता नहीं है। एक ही बार लाया गया था तो हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। एक ही बार एक मेजर कानून पास किया गया था जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, जो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन की तरफ से लाया गया था। अदरवाइज जब मल्टीपल टाइम्स इंडिया के ऊपर प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे तो वो सीधा वायसरॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या बंगाल जो भी है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रेस जो रिस्ट्रिक्शंस है या प्रेस सैंक्शंस है वो लाके रिजोल्यूशन पास करते थे एंड एक ऑर्डर को पास किया जाता था, एग्जीक्यूटिव मेजर जिसको बोलते हैं। एक्ट या लेजिस्लेटिव मेजर लाया नहीं गया था एक्सेप्ट दैट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस वजह से क्या है कि अभी रॉलेट एक्ट अगर लाया गया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस उसको सप्रेस करना है, ये उसका पर्पज नहीं था। मैंने क्या बताया कि बैकग्राउंड क्या है रॉलेट एक्ट का, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो चुका था, इंडियन सोल्जर्स वापस आ रहे थे, उसमें से पंजाब के सोल्जर्स या सिख सोल्जर ज्यादा थे जो एक वॉरियर या मार्शल कम्युनिटी है और उनके हाथ में एडवांस वेपन्स थे। अगर वो वेपन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चल गए तो अंग्रेजों को दिक्कत आ सकती थी। इसलिए क्या है, किसी भी इंडियन को, चाहे खास करके वो पंजाब से जो जितने भी इंडियन सिटीजन है उनको और बाकी इंडिया में भी कोई भी सिटीजन हो के ऊपर थोड़ा सा भी शक आ गया कि एंटी इंडिया या एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने के बाद वो भी विदाउट अरेस्ट वारंट उसके घर या जो भी अगर वो कारोबार वगैरह कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कोई ऑफिस वगैरह है तो उसके ऑफिस घर या जो भी प्रीमाइसेस है उसको सर्च करने का अधिकार था विदाउट सर्च वारंट। और इसलिए रॉलेट एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट कहा गया है। एंड साथ ही साथ क्या है, दैट वंस यू आर अरेस्टेड तो यू विल बी इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल, विदाउट फ्री एंड फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट। कोर्ट में फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा आपका, राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ वो सारी चीज़ें नहीं रहेगी, सीधा आपका इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। आपको अरेस्ट करने के बाद अंदर डाल देंगे एंड पुलिस टॉर्चर आपके खिलाफ किया जा सकता है। कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं आता एंड कोई ट्रायल की जो समरी प्रोसीजर है उसको भी फॉलो नहीं, ट्रायल की जो करेंगे क्योंकि ट्रायल ही नहीं है तो समरी प्रोसीजर कहाँ से फॉलो करेंगे। ये ट्रायल होनी चाहिए, उसके लिए भी जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो भी नहीं करना है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन और इसलिए बैकग्राउंड पता होगा तो क्लियरली हम राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है।